पुतिन ने बेलगोरोड विमान गिराए जाने की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ रूस की सीमा पर बेलगोरोड क्षेत्र में पिछले सप्ताह एक IL-76 सैन्य परिवहन विमान को मार गिराए जाने की अंतर्राष्ट्रीय जांच का आह्वान किया है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि विमान पर अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली से दागी गई मिसाइलों से हमला किया गया था। मॉस्को ने कीव पर इल्यूशन IL-76 विमान को गिराने और विमान में सवार 74 लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसमें 65 पकड़े गए यूक्रेनी सैनिक भी शामिल हैं, जो युद्ध के रूसी कैदियों की अदला-बदली के लिए रास्ते में थे। यूक्रेन ने न तो पुष्टि की है और न ही इनकार किया है कि उसने विमान को मार गिराया है और विमान में कौन सवार था इसका सबूत मांगा है। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने इस आशंका को खारिज कर दिया है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा चुने जाने से रक्षा गठबंधन कमजोर हो जाएगा, क्योंकि यह यूक्रेन के लिए मजबूत समर्थन सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति बनने से नाटो में अमेरिकी सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने CNN को बताया, मेरा मानना है कि अमेरिकी चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हो, संयुक्त राज्य अमेरिका एक कट्टर नाटो सहयोगी बना रहेगा, क्योंकि यह अमेरिका के हित में है। मैंने उनके साथ 4 साल तक काम किया और मैंने ध्यान से उनकी बात सुनी, क्योंकि मुख्य आलोचना नाटो सहयोगियों द्वारा नाटो पर बहुत कम खर्च करने को लेकर रही है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका का यह संदेश कि यूरोपीय सहयोगियों को आगे आना होगा समझ लिया गया है और वे वास्तव में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रिपब्लिकन ट्रंप, जब वह राष्ट्रपति थे, नाटो के कट्टर आलोचक थे, ने बार बार गठबंधन से बाहर निकलने की धमकी दी थी, यह शिकायत करते हुए कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने उचित हिस्से से अधिक भुगतान कर रहा था। स्टोल्टेनबर्ग, जो सदस्य देशों पर रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, ने कहा कि अधिक सहयोगी अपना सैन्य योगदान बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने गठबंधन की आलोचना करना जारी रखा है और सप्ताहांत में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि उन्हें विश्वास नहीं है कि अगर नाटो देश संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला करते हैं तो वे उसका समर्थन करेंगे। नाटो की संधि में एक प्रावधान है जो किसी पर हमला होने पर सदस्य देशों की पारस्परिक रक्षा की गारंटी देता है। यूक्रेन में युद्ध पर ट्रंप ने तनाव कम करने का आह्वान किया है और अब तक खर्च हुए अरबों डॉलर के बारे में शिकायत की है। सीमा सुरक्षा समझौते पर अमेरिकी सीनेट की बातचीत, जिसे कुछ लोगों ने अतिरिक्त यूक्रेन सहायता के लिए एक शर्त के रूप में रखा है, को ट्रंप के साथ गठबंधन करने वाले रिपब्लिकन के बीच बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ा है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने बुधवार को यूक्रेन के लिए इतना बड़ा समर्थन जुटाने के लिए यूरोपीय साझेदारों को एकजुट करने की कसम खाई कि इसका वजन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गणना पर पड़ेगा। एजेंसी फ्रांस प्रेसे की रिपोर्ट। जर्मन नेता की प्रतिज्ञा, जिसकी एक बार कीव को हथियार देने में देरी करने के लिए आलोचना की गई थी, इस आशंका के साथ आई थी कि यूक्रेन के सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका से समर्थन कम हो सकता है। उन्होंने कीव के लिए सैन्य समर्थन बढ़ाने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन से पहले जर्मन संसद को बताया, हम यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेंगे कि यूरोप का संयुक्त योगदान इतना बड़ा हो कि यूक्रेन उस पर निर्माण कर सके और पुतिन किसी बिंदु पर हमारे समर्थन में कमी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। हाल के सप्ताहों में स्कोल्स ने अन्य यूरोपीय संघ के देशों से यूक्रेन के लिए गहरी खुदाई करने का आह्वान किया था। धीमी शुरुआत के बाद जर्मनी यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया है। लेपर्ड टैंक जैसे इसके अधिकांश योगदान अन्य सहयोगियों से सार्वजनिक रूप से मना करने के बाद ही किए गए थे। अब भी कीव द्वारा मांगी गई लंबी दूरी की टॉरस मिसाइलें उपलब्ध कराने से इनकार करने के कारण स्कोल्स आलोचनाओं के घेरे में है। स्कोल्स ने कहा कि यह कल्पना करना अभिमान होगा कि जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका के बिना अकेले ही सारा भार उठा सकता है। उन्होंने कहा, हम केवल एक मध्यम आकार की शक्ति हैं। गार्जियन के मॉस्को संवाददाता एंड्रयू लिखते हैं, रूस और यूक्रेन ने युद्धबंदियों की अदला-बदली के लिए एक बड़ा आयोजन किया है,
जबकि पिछली अदलाबदली उस समय विफल हो गई थी जब एक रूसी IL-74 परिवहन विमान को सीमा पर भीषण दुर्घटना में मार गिराया गया था और उसमें विस्फोट हो गया था। रूस और यूक्रेन दोनों ने कहा कि बुधवार को लगभग 200 कैदियों का आदान प्रदान किया गया, हालांकि दोनों पक्ष सटीक आंकड़ों पर असहमत थे। यूक्रेन ने कहा कि उसने अदलाबदली में अपने 207 कर्मियों को वापस कर दिया है, जबकि रूस ने कहा कि प्रत्येक पक्ष ने बिल्कुल 195 युद्धबंदियों को सौंप दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर लिखा, हमारे लोग वापस आ गए हैं, उनमें से 207, चाहे कुछ भी हो हम उन्हें घर लौटाते हैं। उन्होंने यूक्रेनी सैनिकों को गले लगाते, टेलीफोन कॉल करते और अदलाबदली के बाद रोते हुए तस्वीरें प्रकाशित की। कई लोगों के हाथ में पीले और नीले यूक्रेनी झंडे थे। ज़ेलेंस्की ने जारी रखा, हम प्रत्येक यूक्रेनी को कैद में याद करते हैं, योद्धा और नागरिक दोनों। हमें उन सभी को वापस लाना होगा, हम इस पर काम कर रहे हैं। यूक्रेनी टीम ने एक और बेहतरीन काम किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसमें उसने अदलाबदली की पुष्टि की और कहा कि पकड़े गए 195 रूसी सैनिकों की वापसी के लिए वास्तव में 195 यूक्रेनी सशस्त्र बल के युद्धबंदियों को सौंप दिया गया है।